अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एनर्जेटिक एक्सप्लेनर। आपकी डिमांड पर आज हम ENG 518 के लेसन 12 को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत क्रूशल है। हम रिसर्च के सबसे बड़े दुश्मन यानी बैड सैम्पलिंग पर बात करने वाले हैं। क्योंकि देखें, अगर आपका डेटा ही गलत इकट्ठा हुआ है तो सारी मेहनत जीरो है। तो चलें डाइव इन करते हैं। अब एक बहुत कॉमन सवाल है, क्या आपका सैंपल वाकई पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता है? सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस सैंपल ले लिया तो वो परफेक्टली पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें इतने एरर्स आ सकते हैं जो आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल दें। तो ये फर्ज कर लेना कि आपका सैंपल परफेक्ट है, ये रिसर्च की सबसे पहली और खतरनाक गलती है। तो आइए चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, सैंपलिंग में गलतियों से बचाओ, यानी आइडेंटिफाइंग द पिटफॉल्स। देखें, आपका रिसर्च आइडिया कितना ही जीनियस क्यों ना हो, अगर आपने सैम्पलिंग के अनदेखे गढ़ों को नहीं पहचाना तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक शानदार बिल्डिंग रेत के बुनियाद पर खड़ी करे हो। मेनली दो तरह के एरर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेफ्ट पर है रैंडम एरर और राइट पर सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर बाय चांस होता है, यानी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर, ये आपके रिसर्च डिज़ाइन या प्रोसीजर की खामी होती है। और बाय द वे, एग्जाम्स के लिए ये एक क्लासिक क्वेश्चन है। इन दोनों का डिफरेंस आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। तो भाई, इन एरर से बचा कैसे जाए? इसके लिए 3 मेन स्ट्रैटेजीज है हमारे पास। फर्स्ट, आपका सैम्पलिंग डिजाइन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। सेकंड, सैंपल साइज बड़ा रखें। और थर्ड, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स यूज करें, यानी पार्टिसिपेंट से डेटा को वेरीफाई करें। इन सब में जो सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल फिक्स है ना, वो है अपने सैंपल साइज को इंक्रीज करना। सैंपल साइज बढ़ाएं और आधे मसले वहीं खत्म। और इसी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, दुरुस्त सैंपल साइज का तयन, द फर्स्ट फिक्स। सिंपल साइज चूज करना आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये गलत हो गया तो कोई भी स्टेटिस्टिकल टूल आपको नहीं बचा सकता। तो एक मैजिक नंबर हमेशा याद रखें, 30। जी हाँ, 30। ये एक गोल्डन रूल है कि आपके हर ग्रुप में कम से कम 30 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। जब आपका n 30 या उससे ज़्यादा होता है ना, तो स्टैंडर्ड एरर मिनिमाइज हो जाता है। तो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इस 30 के रूल को बिल्कुल नहीं भूलना। अलबत्ता रिसर्च की टाइप के हिसाब से ये रूल थोड़ा वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या सर्वे कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी टारगेट पॉपुलेशन का 10 से 20% कवर करें। यहाँ बड़े सैंपल साइज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ हमारा फोकस बहुत बड़े सैंपल पर नहीं, बल्कि बराबर साइज के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने पर होता है, ताकि उनका एक्यूरेटली मुवाजना किया जा सके। नेक्स्ट अप, सेक्शन 3, इंटरनल वैलिडिटी क्या है? द डीप डाइव। इंटरनल वैलिडिटी का सीधा सा मतलब ये है कि आपका एक्सपेरिमेंट बाहर के अनचाहे फैक्टर्स यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल से कितना महफूज है। बेसिकली आपको ये प्रूफ करना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। अगर इंटरनल वैलिडिटी हाई है तो कंग्रेचुलेट्स, आपने एक प्योर कॉजल रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है और बाकी सब फालतू वेरिएबल्स को शट आउट कर दिया है। अब जरा उन सस्पेक्ट्स की बात करते हैं जो इस वैलिडिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। पहला है मैच्योरेशन, यानी टाइम के साथ पार्टिसिपेंट्स में आने वाली नेचुरल चेंजेस। जैसे बच्चों पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो वक्त के साथ खुद भी तो समझदार हो रहे हैं ना। दूसरा है हिस्ट्री, यानी रिसर्च के दौरान कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो लोगों का माइंडसेट बदल दे। थर्ड है एट्रिशन, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स का रिसर्च बीच में ही छोड़कर चले जाना। फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी आपका टेस्ट लेने का टूल ही चेंज हो जाए। और फिफ्थ है सिलेक्शन बायस, जब आप सैंपल चुनते वक्त ही कोई गलती कर बैठें। इन सब को कंट्रोल करना ही तो एक स्मार्ट रिसर्चर का काम है। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? द बिग पिक्चर। देखिए, लैब या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा बिग पिक्चर को देखें। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है जनरलाइजेबिलिटी, यानी जो डेटा और थियरीज आपने खास सेटिंग में हासिल की, क्या वो असल दुनिया यानी रियल वर्ल्ड की सूरत हाल पर भी अप्लाई होती हैं? अगर आप 10 स्टूडेंट्स पर रिसर्च करके कहें कि पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, तो सॉरी, आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत वीक है। आपको साबित करना होता है कि आपका काम ब्रॉड लेवल पर अप्लाई होता है। और इंटरनल की तरह एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी कुछ थ्रेट्स होते हैं। फर्स्ट, पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आपके सैंपल के लोग वाकई पूरी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? सेकंड, सेटिंग ऑफ द स्टडी। क्या आपका रिसर्च एनवायरनमेंट असल दुनिया जैसा था या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल था? और थर्ड, टाइमिंग ऑफ द स्टडी। क्या इस वक्त के हालात ने रिजल्ट्स पर कोई असर तो नहीं डाला? आपको हमेशा ये डबल चेक करना है। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, रिसर्च के अहम खतरात, द एकेडमिक ब्लूप्रिंट।
एज अ रिसर्चर आपका काम एक डिटेक्टिव जैसा होता है जो परफेक्ट डेटा की तलाश में है। अगर हम आज के पूरे लेसन को एक सिंपल ब्लूप्रिंट में समराइज करें तो 3 स्टेप्स बनते हैं। स्टेप 1, हमेशा एक काफ़ी बड़ा सैंपल चुनें, n=30 या फिर पॉपुलेशन का 10 से 20%। स्टेप 2, अपने इंटरनल वेरिएबल्स को सख्ती से कंट्रोल करें ताकि कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल ना आए। और स्टेप 3, रिजल्ट्स को एक्सटर्नली जनरलाइज करें ताकि वो रियल वर्ल्ड में लागू हो सकें। ये 3 स्टेप्स फॉलो करें और आपकी रिसर्च बिल्कुल सॉलिड होगी। तो अब मेरा आप सबके लिए एक चैलेंज है। आप अपनी अगली यूनिवर्सिटी रिसर्च या थीसिस में तासुब और उन खामियों से कैसे बचेंगे? आप इन चेक्स को अपने प्रोजेक्ट पर कैसे अप्लाई करने वाले हैं? ज़रा सोचें और अपने आइडियाज़ कमेंट्स में शेयर करें। आई होप ये एक्सप्लेनर आपकी स्टडीज़ के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होगा। खुश रहें, सीखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।